वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। यहाँ पर 1967 से लेकर 1990 तक किस तरीके का पॉलिटिक्स में बदलाव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर डेमोक्रेटिक ऑर्डर में बदलाव की बात करते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है 1947 से लेकर 1967 तक, जहां पर हम बेसिकली नेहरू का जो मॉडल है, नेहरूवियन जो मॉडल है, इसके बारे में बात करते हैं और एक सिंगल पार्टी देखी जाती है इस डेमोक्रेटिक ऑर्डर में जो डोमिनेट करती है। कांग्रेस जो था वो डोमिनेट करता था और नेहरू का जो भी पॉलिसीज थी वो ज़्यादातर फोकस में आ रहा था। लेकिन 1967 के वक्त से कुछ और बदलाव हमारा इंडियन डेमोक्रेसी में हम देखते हैं। 1967 से पहली बार 1967 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे और भी रीजनल पार्टीज उभर कर आ रही थी। यहाँ पर सिर्फ सिंगल पार्टी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे और भी अलग अलग तरीके का पार्टीज का डेवलपमेंट हम देखते हैं, जो बाद में जाकर इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज को या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका रवैया को बदल देता है। फिर हम 1991 में और एक बदलाव देखते हैं, वो है एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जहां पर इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाता है। बाहर से जो भी कंपनीज है उनको बिजनेस करने के लिए एनकरेज किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 स्टेजेस में हम इंडिपेंडेंट इंडिया के डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। आज हम 1967 से लेकर 1990 तक क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बाकी जो भी पोर्शन है वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम 1967 से लेकर 1990 तक जो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर जब 1967 से लेकर जो भी बदलाव आए हैं, यहाँ पर प्रीवियसली ज़्यादातर जो भी चीज़ें थी वो डोमिनेट करता था नेहरूवियन मॉडल, यानी कि नेहरू का जो आइडियोलॉजी था, उनका जो देश को गठन करने का तरीका था, वहाँ पर डोमिनेट करता था और वहाँ पर कांग्रेस ही एक सिंगुलर डेमोक्रेटिक पार्टी के हिसाब से उभर कर आ रही थी। लेकिन 1967 में ये जो सिनारियो है ये बहुत बदल गया था। यहाँ पर नेहरूवियन जो कॉन्शियसनेस था उसमें ब्रेकडाउन हो गया और इंडिया का जो गाइड है, पहले जो नेहरूवियन मॉडल के द्वारा गाइडेड होता था, इस टाइम पर ये चीज़ कम हो गई। वहाँ पर पहले हम देखते हैं कि जहाँ पर 1947 से जो भी चीज़ें की गई थी वो लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही थी, यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कोई भी चीज़ को, प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर 1967 से हम देखते हैं कि धीरे धीरे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो भी गोल्स है वो पॉलिटिकल पार्टी सेट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सत्ता में आना चाह रहा था और यहाँ पर बहुत सारे और भी पार्टीज उभर कर आ रही थी। यहाँ पर 1967 से लेकर जो भी बदलाव है वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स किया जा रहा था। रिलीजियन, रेस, कास्ट, ये सारे चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही थी। ज़्यादातर अलग अलग रीजन्स में इनके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म हो रही थी। यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म देखा गया था। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत आन पड़ी थी इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो रिच थे वो और भी रिच होते जा रहे थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, जायदाद, पैसा बनता जा रहा था, और जो गरीब लोग थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो रहे थे। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत इस टाइम पीरियड पर आ गई थी। अब यहाँ पर हम जब 1967 की बात करते हैं, इस टाइम पीरियड पर जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे वहाँ पर बहुत सारे और भी पार्टीज उभर कर आई थी। पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो एक डोमिनेट पार्टी था और उसको ही मेजोरिटी सीट्स मिलती थी। लेकिन 1967 के जो लोकसभा इलेक्शन है, यहाँ पर जो रिजल्ट था वो हर किसी को बहुत ज़्यादा चिंता में
ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज उभर कर आ रही थी। अब यहाँ पर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं 1967 से लेकर 1990 तक। अभी तक हमने जाना है कि 1967 में जो भी कांग्रेस था उसका डोमिनेशन खत्म हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे रीजनल और ऑपोजिशन पार्टीज स्टार्ट हो रही थी, वो लोग उभर कर सामने आ रहे थे। यहाँ पर जो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, यानी कि इंडिया में जो पहले सिर्फ कांग्रेस डोमिनेट करती थी और उस डेमोक्रेटिक ऑर्डर में बदलाव आया और जो रीजनल पार्टीज और ऑपोजिशन पार्टीज थी वो धीरे धीरे उभर कर आ रही थी। यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, यानी कि बहुत सारे अलग अलग पार्टीज उभर कर आ रही थी, इसके वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि कुछ रीजनल पार्टीज थी जो अपने मुद्दे को लेकर बात कर रही थी, कुछ कास्ट थे जो अपने आप को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना चाह रहे थे। इस तरीके से डिफरेंट रीजनल पार्टीज यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ डोमिनेट कास्ट जैसे जट, कम्मास, रेड्डीज, ये सारे जो डोमिनेंट कास्ट है वो अपना एक अलग तरीके का पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर रही थी। इस वजह से हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स तैयार होती है। जो रिच पेजेंट्स है वो लोग एक अपना ग्रुप तैयार करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले और कुछ चाहते थे कि कांग्रेस को यहाँ से जो भी पावर में थी उसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर हर किसी का अपना एक कारण था और यहाँ पर इस तरीके से डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हम बदलाव देखते हैं। अब ये सारे चीज़ों के वजह से ये जो सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में लोग हिस्सा ले रहे थे, इसके वजह से कांग्रेस बहुत ही परेशानी में आ रही थी, क्योंकि वो पहले के टाइम पीरियड पर एक सिंगल पावरफुल पार्टी थी। अब वो लोग अपने आप को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पर हम देखते हैं इमरजेंसी लगा दी गई थी। 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके वजह से इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई है। अब इस इमरजेंसी के बाद जो भी लोग थे वो लोग अपने आप को इकट्ठा करने लग रहे थे बहुत ज़्यादा तरीके से, और ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और लोगों में जो पॉपुलैरिटी थी कांग्रेस का ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, क्योंकि इमरजेंसी का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो हर कंट्री के हर जगह पर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1977 में इस इमरजेंसी के बाद 1977 में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर जनता पार्टी उभर कर आ रही थी। जनता पार्टी इंडियन डेमोक्रेसी को टेस्ट कर रहा था, यानी कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो लोगों का हक है, यहाँ पर वो लोग अपना वोटिंग राइट यूज़ करके लोगों को चूज़ करने का, इसका एक उदाहरण है कि इतने ज़्यादा डोमिनेंस के बाद भी इंडिया में जो कांग्रेस है, कांग्रेस को हटाकर दूसरी पार्टीज यानी कि जनता पार्टी एक साथ मिलकर 1977 में पावर में आई थी। लेकिन बाद में फिर से इंदिरा गांधी का रिटर्न होता है और पॉलिटिकल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर कास्ट, रिलीजियन और एथनिसिटी के बेसिस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया जा रहा था। यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसके वजह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। इकोनॉमिकली किसको सपोर्ट किया जाए या फिर लोगों को किस तरीके से खुश किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होने लगा। यानी कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म गोल्स है इसको स्टार्ट कर दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि लोगों को हम खुश करेंगे तभी वो लोग हमको वोट देंगे और हम सत्ता में आ सकेंगे। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है इसका मीनिंग थोड़ा अलग हो गया है और लोगों को खुश करने पर ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अपना इन्फ्लुएंस काम लगा रही थी। यहाँ पर अब देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी में किस तरीके से बदलाव आया था। अभी तक हमने देखा है कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या आ रही थी, अब इसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही थी। अब 1960s के आसपास का जो वक्त था वहाँ पर इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा था। यहाँ पर फूड शॉर्टेज था और जो
पैसा है, पैसे की कीमत भी गिर रही थी। इस तरीके से बहुत सारे प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ रही थी। यानी कि हम अगर ओवरऑल कहें तो इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें की जा रही थी और इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन में इंडिया था। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम था, फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम था खास करके, और लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का प्रोसेस था। यहाँ पर लोगों को खेती करने पर जोर देने की बात की जा रही थी। यहाँ पर इंडिया में आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1960s के टाइम में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, जो इंडिया का फूड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करेगा और जो फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में अच्छा होता है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है रीजन के बीच में वो बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा जैसे जगह जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा की जाती है, ज़्यादा पैमाने में लोग इकट्ठा खेती करते हैं, उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा था। वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फसल उगा पा रहे थे कम वक्त में और कम खर्चे में। लेकिन जो बाकी के साइड के गांव है वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ रही थी। जो अलग अलग स्टेट्स है, जो छोटे छोटे स्टेट्स है, वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी। इस वजह से वहाँ पर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर 1970s के टाइम पर ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है ये बढ़ने के वजह से बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स आ गई थी। और 1970s के टाइम पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था सब्सिडीज़, लोन, ये सारी चीज़ों के ऊपर। यानी कि यहाँ पर लोगों को खुश करने के काम में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट्स लग गई थी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स आ रहे थे, उभर कर आ रहे थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे अपने हक के लिए। इस तरीके से गवर्नमेंट को हर किसी को कुछ ना कुछ देने की बातें की जा रही थी। अब यहाँ पर जब हम 1980s की बात करते हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये दोनों ही अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ज़्यादातर चीज़ें सब्सिडीज, सॉफ्ट लोन, नेशनलाइजेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रीज, ये सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर फोकस की जा रही थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ों के वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा बढ़ रहा था और जो गवर्नमेंट था वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस कर रहा था। यानी कि इकोनॉमिकली इंडिया धीरे धीरे टूट रहा था। अब यही टूटने के वजह से 1980s के आखिर में हम देखते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलती है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो और भी खराब होती जा रही थी। यहाँ पर हम फिस्कल डिफिसिट देखते हैं, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देखते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी लो प्रोडक्टिविटी होने लगी थी, क्योंकि जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा था वहाँ पर चीज़ों के दाम गिर रहे थे, वो बाकी सारे कंट्रीज़ में चीज़ों को सप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन बाकी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो छोटे छोटे स्टेट्स है जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, वहाँ पर एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा हानि पहुँच रही थी। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ों के वजह से, इकोनॉमिक चैलेंजेस के वजह से हम देखते हैं कि बाद में जाकर 1990s में ये जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडिया का जो इकोनॉमी है इसको लिबरलाइज कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म को 1991 में एडॉप्ट किया जाता है, ताकि जाकर ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है 1967 से लेकर 1990 तक, यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इन सारे चीज़ों को टैकल किया जाए। यहाँ पर सिर्फ यही फैक्टर नहीं, इसके साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे चीज़ों का भी रोल है, लेकिन वो आप लोग नेक्स्ट के क्लास में देखोगे। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखी है, यहाँ पर मेनली 1967 से लेकर 1990 तक हम इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती है और यहाँ पर पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे आती है, जहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बातें की जाती है। लोगों को आइडेंटिटी के बेसिस पर, रिलीजियन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ये सारे चीज़ों के बेसिस पर लोगों के साथ पॉलिटिक्स किया जाता है। तो आशा करता हूँ आज का जो मैंने क्लास कराया है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, और बाकी के जो भी क्लासेस है वो आप लोगों को आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक कीजिएगा।
तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। इस वजह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।